नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेखबर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं की। तो चलिए दोस्तों, आज की जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आज हमारे पास झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की एक बहुत बहुत बड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन है। ये है झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025। और आज हम सिर्फ इसकी जानकारी को पढ़कर नहीं सुनाने वाले हैं, बल्कि हम इसे इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई सच में तैयारी करना चाहता है तो उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। बिल्कुल। ये विज्ञापन संख्या 072025 है। पद है जेल वार्डर का, जिसे कक्षपाल भी कहते हैं। और हमारे पास इसका जो मूल विज्ञापन है और जो बाद में कुछ जरूरी सूचनाएं आई हैं वो सब हैं। तो हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या है, बल्कि ये भी समझेंगे कि क्यों है और उम्मीदवारों को किन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हाँ, तो चलिए एक उम्मीदवार के नजरिए से इस पूरे सफर को देखते हैं। मतलब फॉर्म भरने की सोचने से लेकर मेरिट लिस्ट तक। तो सबसे पहली चीज जो किसी को भी आकर्षित करती है वो है पदों की संख्या। यहाँ आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े काफी प्रभावशाली हैं। रेगुलर भर्ती में पुरुष कक्षपाल के लिए 1634 पद हैं। 1634। जी, 1634। और महिला कक्षपाल के लिए 64 पद हैं। और बैकलॉग का भी आपने जिक्र किया था। हाँ, उसके ऊपर बैकलॉग भर्ती के भी कुछ पद हैं, पुरुषों के लिए 19 और महिलाओं के लिए 16। एक मिनट, 1634 पद पुरुषों के लिए? ये तो बहुत बड़ी संख्या है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुकाबला भी उतना ही तगड़ा होगा। यकीनन। और जब भी इतनी बड़ी भर्ती आती है तो आरक्षण का जो मुद्दा है वो बहुत अहम हो जाता है। मैंने नोटिफिकेशन में क्षैतिज आरक्षण यानी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का जिक्र देखा। इसे आसान भाषा में कैसे समझें? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक होता है वर्टिकल आरक्षण, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, जो समाज के अलग अलग वर्गों के लिए होता है। जी। क्षैतिज आरक्षण उस वर्टिकल आरक्षण के अंदर काम करता है। मतलब एक तरह से आप इसे कोटा के अंदर कोटा कह सकते हैं। अच्छा, मतलब एक आरक्षित सीट के अंदर ही एक और आरक्षित सीट। कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। जैसे पुरुष के जो कुल 1634 पद हैं, उनमें से 413 पद गृह रक्षकों यानी होम गार्ड्स के लिए आरक्षित हैं ठीक है। और 165 पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग अलग से लिए जाएंगे। इसका मतलब है कि जब मान लीजिए सामान्य वर्ग की सीटें भरी जाएंगी, तो उसी में से यह पक्का किया जाएगा कि इतने गृह रक्षक और भूतपूर्व सैनिक जरूर चुने जाएं। आप समझ आया। तो किसी भी उम्मीदवार को सिर्फ अपनी जाति की कैटेगरी नहीं देखनी है, उसे ये भी देखना है कि क्या वो किसी विशेष समूह जैसे गृहरक्षक या खिलाड़ी कोटे में आते हैं या नहीं। सही बात है। चलिए, अब आते हैं पहली और सबसे बड़ी बाधा पर। वो है योग्यता। मतलब कौन इस रेस में दौड़ने के लिए योग्य है। और देखिए, यहीं पर यह भर्ती लाखों लोगों के लिए दरवाजा खोल देती है। अच्छा। कैसे? इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है, वो सिर्फ 10वीं पास है। सिर्फ 10वीं पास? जी, मैट्रिक। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। बस एक ही शर्त है कि ये योग्यता आवेदन की आखिरी तारीख तक पूरी हो जानी चाहिए। तब तो मतलब आवेदकों की बाढ़ आ जाएगी। बिल्कुल। जाहिर है, फिर छंटनी के तरीके भी सख्त होंगे। लेकिन उससे पहले वेतन की बात कर लेते हैं। ये लेवल 2 का वेतनमान 19,900 से 63,200 रुपए तक है। इसे आप 10वीं पास की नौकरी के हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए, शुरुआती वेतन शायद बहुत आकर्षक ना लगे, पर सरकारी नौकरी में असली चीज होती है स्थिरता, भत्ते और भविष्य की सुरक्षा। और झारखंड जैसे राज्य में ग्रामीण इलाकों के कई युवाओं के लिए ये एक बहुत बड़ा सपना होता है। इसीलिए इन पदों पर हमेशा उम्मीद से ज्यादा आवेदन आते हैं। सही कहा। ये सिर्फ सैलरी नहीं, ये पूरा करियर पैकेज है। जी। ठीक है, तो योग्यता आसान है, सैलरी ठीक ठाक है। अब आते हैं उस फिल्टर पर जहां बहुत लोग अटक जाते हैं, उम्र। यहाँ क्या नियम है? उम्र की जो गणना है वो 1 अगस्त 2025 से होगी जी। और न्यूनतम उम्र 18 साल है। अधिकतम उम्र की बात करें तो इसे लिस्ट की तरफ पढ़ने के बजाय ऐसे समझते हैं, अगर आप सामान्य वर्ग के पुरुष हैं तो आपके लिए ऊपरी सीमा 25 साल है। 25 साल, ये तो काफी सख्त है। मतलब ये भर्ती खास तौर पर युवा उम्मीदवारों पर केंद्रित है। बिल्कुल। जी। हालांकि आरक्षित वर्गों को छूट है। पिछड़ा वर्ग मतलब BC1 और BC2 के पुरुषों के लिए 27 साल है। और महिलाओं के लिए? सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 28 साल। और SC ST उम्मीदवारों के लिए पुरुष और महिला दोनों 30 साल तक की छूट है। तो मूल रूप से 25 से 30 साल की एक विंडो है ये। हाँ,
जो लोग अपनी उम्र के 20वें दशक के अंत में हैं, उन्हें बहुत ध्यान से नोटिफिकेशन देखना होगा। अब क्योंकि शैक्षणिक योग्यता इतनी आसान रखी है, तो जाहिर है कि शारीरिक मापदंड पर जोर होगा। मुझे लगता है कि पहला बड़ा फिल्टर यही है ना? बिल्कुल, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म वाली नौकरी है, तो शारीरिक बनावट बहुत मायने रखती है। पुरुषों के लिए सामान्य और पिछड़ा वर्ग की न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर है। और SC/ST वर्ग के लिए? उनके लिए थोड़ी छूट है, ऊंचाई 155 सेंटीमीटर और सीना 79 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए? सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। ये आंकड़े बिल्कुल सीधे और स्पष्ट हैं। जो इन्हें पूरा नहीं करता, वो आगे की प्रक्रिया में जा ही नहीं सकता। तो अब तक हमने योग्यता की सारी शर्तें समझ ली हैं। अब आते हैं असली चयन प्रक्रिया पर। ये कितने चरणों का खेल है? ये मुख्य रूप से 3 चरणों का खेल है और इसका जो क्रम है वो बहुत दिलचस्प है। अच्छा। सबसे पहले होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल टेस्ट। उसके बाद जो पास होंगे वो देंगे लिखित परीक्षा और अंत में होगी मेडिकल जांच। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब ज्ञान की परीक्षा बाद में, पहले शरीर की परीक्षा। ऐसा क्यों? इसका एक बहुत तार्किक कारण है। लाखों आवेदन आएंगे। अब सबकी लिखित परीक्षा कराना एक बहुत बड़ा और खर्चीला काम है। तो आयोग पहले ही उन लोगों को छांट देना चाहता है जो शारीरिक रूप से इस नौकरी के लिए फिट नहीं है। फिजिकल टेस्ट एक तरह का स्क्रीनिंग राउंड है। सही है। तो इस फिजिकल टेस्ट में करना क्या होगा? क्या ये बहुत मुश्किल है? इसमें सिर्फ एक ही चीज है, दौड़। पुरुषों को 1 मील यानी लगभग 1600 मीटर 6 मिनट में पूरा करना है। 6 मिनट में? जी। और महिलाओं को यही दूरी 10 मिनट में पूरी करनी है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। आपको बस समय के अंदर दौड़ पूरी करनी है। अच्छा, मतलब यहाँ आपको सबसे तेज नहीं होना है, बस फेल नहीं होना है। बिल्कुल। जो इस दौड़ को पार कर गया वो असली मुकाबले यानी लिखित परीक्षा के लिए योग्य हो जाएगा। तो अब बताइए, इस लिखित परीक्षा का चक्रव्यूह कैसा है? मैंने सुना है इसमें 3 पेपर हैं। जी, OMR शीट पर 3 पेपर होंगे, 3 अलग-अलग पालियों में। पहला पेपर है भाषा ज्ञान का। इसमें हिंदी के 80 और अंग्रेजी के 40 सवाल होंगे। अच्छा। ये भी फिजिकल टेस्ट की तरह ही सिर्फ क्वालिफाइंग है। आपको दोनों मिलाकर 30% नंबर लाने हैं और इसके अंक मेरिट में नहीं जोड़ेंगे। तो पेपर 1 भी एक तरह का एलिमिनेशन राउंड ही हो गया। अब आते हैं पेपर 2 पर, जो कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का है। इसका क्या महत्व है? इसका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि यहीं से मेरिट की गिनती शुरू होती है। ओह। इसमें 100 सवाल होंगे और आपको हिंदी, अंग्रेजी, खोरठा, नागपुरी जैसी कई भाषाओं में से कोई एक चुननी होगी और इसमें कम से कम 30% नंबर लाना जरूरी है। मतलब इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है? हाँ, अगर इसमें 30% नहीं आए तो आपका पेपर 3 जांचा ही नहीं जाएगा। और आखिर में पेपर 3, जो सामान्य ज्ञान का है। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पेपर है। इसमें 120 सवाल होंगे। इसका ब्रेकडाउन बहुत रणनीतिक है। सामान्य अध्ययन से 40, खास तौर पर झारखंड राज्य से 50। 1 मिनट, झारखंड से 50 सवाल? जी हाँ, 50। मतलब कुल 120 में से लगभग 40% वेटेज सिर्फ झारखंड का है। ये तो साफ संकेत है। एकदम साफ। जो उम्मीदवार झारखंड के बारे में गहराई से नहीं पढ़ेगा, वो मेरिट में कहीं नहीं टिकेगा। और बाकी के सवाल? बाकी सामान्य गणित से सिर्फ 10 और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न। अच्छा, तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट बनेगी पेपर 2 और पेपर 3 के नंबरों को जोड़कर। ठीक है। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है, नेगेटिव मार्किंग। हर सही जवाब के 3 नंबर मिलेंगे और हर गलत जवाब का 1 नंबर कट जाएगा। ओह, नेगेटिव मार्किंग। ये तो पूरी रणनीति बदल देती है। इसका मतलब है कि अंदाजे पर तुक्का लगाना बहुत महंगा पड़ सकता है। बिल्कुल। यहाँ सटीकता मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखेगी। ठीक है, तो परीक्षा की पूरी रणनीति समझ आ गई। अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां अच्छी खासी तैयारी वाले उम्मीदवार भी बाहर हो जाते हैं। आवेदन प्रक्रिया और दस्तावेज। फॉर्म कब और कैसे भरना है? फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन JSS की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरा जाएगा। और यहाँ एक बहुत बड़ा अपडेट है, विज्ञापन में जो पुरानी तारीखें थीं वे अब बदल चुकी हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। नई तारीखें क्या हैं? नई तारीखों के हिसाब से रजिस्ट्रेशन 9 जनवरी 2026 से शुरू होकर 8 फरवरी 2026 तक चलेगा। 2026 मतलब उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए काफी समय है। जी, पूरा 1 साल से भी ज्यादा। और फीस भरने की आखिरी तारीख? फीस आप 10 फरवरी 2026 तक भर सकते हैं और अगर फॉर्म में कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने के लिए 11 से 13 फरवरी 2026 तक का समय मिलेगा। जरूरी प्रमाण पत्र
यहाँ अक्सर लोग क्या गलतियां करते हैं? ये एक ऐसा एरिया है जहां छोटी सी गलती आपका पूरा आवेदन रद्द करवा सकती है। आरक्षण का दावा करने के लिए आपके पास वैध स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। और वैध का मतलब है कि वो आयोग द्वारा बताई गई तारीखों के हिसाब से बने हों। ये तारीखें क्या हैं? क्या कोई कट ऑफ डेट है? हाँ, और इसे बहुत ध्यान से सुनना होगा। स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए अगर वो एसडीओ स्तर का है तो 2 जून 2016 के बाद का होना चाहिए। 2016 के बाद का? जी। और अगर वो अंचलाधिकारी यानी सर्कल ऑफिसर के स्तर का है तो 19 जुलाई 2019 के बाद का बना होना चाहिए। इससे पुराना कोई भी प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। और जाति प्रमाण पत्र के लिए भी ऐसे ही कुछ नियम होंगे? जी। जाति प्रमाण पत्रों के लिए भी विज्ञापन में दिए गए प्रारूप और तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और एक और जरूरी बात जो कई लोग नजरअंदाज कर देते हैं, प्रमाण पत्र पिता के नाम और पते से बना होना चाहिए, खासकर विवाहित महिलाओं के लिए। पति के नाम से बना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अच्छा, हमारे पास एक और अपडेट है खेलकूद कोटे को लेकर। इसके नियम भी अब साफ कर दिए गए हैं। हाँ, एक नई सूचना आई है। अब खेलकूद कोटे का लाभ वही ले पाएंगे जिन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरा या तीसरा स्थान पाया हो। दूसरा या तीसरा स्थान? या फिर झारखंड ओलंपिक संघ द्वारा आयोजित चैंपियनशिप में पहला स्थान हासिल किया हो। सिर्फ भाग लेने का सर्टिफिकेट अब काफी नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये एक बेहतरीन अवसर है, लेकिन इसकी राह में कई छोटी छोटी बाधाएं हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पढ़ने और दौड़ने की परीक्षा नहीं है, ये तो जागरूकता की भी परीक्षा है। बिल्कुल, मेरी सलाह यही होगी कि हर उम्मीदवार इस बातचीत को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करे, लेकिन आवेदन करने से पहले एक बार खुद पूरा मूल विज्ञापन ध्यान से जरूर पढ़े, क्योंकि नियम ही सबसे ऊपर हैं। सही कहा, एक छोटी सी चूक आपको रेस से बाहर कर सकती है। जी। पूर्ण वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और आने वाली सभी नई नौकरियों की पूरी जानकारी के लिए बेखबर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई नौकरी की जानकारी के साथ। धन्यवाद।